नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको किस्सा कहानी के फोरम पे गोदान सुनाती हूँ। 81 चैप्टर्स मैंने आपको सुना दिए हैं। आज 82वें अध्याय की बारी है। थोड़ा सा प्रकाश में डाल दूं पिछले अध्याय पर कि मैंने आपको क्या सुनाया था। दरअसल प्रेमचंद जी कई अध्यायों, पिछले 2-3 अध्यायों में जो मैंने आपको सुनाया है उसमें राय साहब को केंद्र में रखे हुए हैं, जिनके पुत्र के लिए राजा साहब ने प्रस्ताव भिजवाया है विवाह का अपनी बेटी से। इससे बहुत प्रसन्नचित्त हैं राय साहब और उन्हें बहुत अच्छा प्रस्ताव लग रहा है और वो बहुत खुश हैं। काफी अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ हो गए हैं। वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनकी जो मुकदमे चल रहे थे वो उनमें जीत गए हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि बेटा रुद्र प्रताप जो है वो राजी नहीं है और उसने साफ कह दिया कि न वो शादी करेगा और ना ही वो इस विषय में कोई उसकी उत्सुकता है, क्योंकि विवाह तो वो ऑलरेडी कर चुका है। किससे? मिस मालती की बहन सरोज से। ये भी उनके लिए बहुत जिसको कहना चाहिए अनदर जर्क, एक झटका है कि एक तो लड़की से शादी कर चुका है बिना परामर्श या सूचना के पिता को, और वो भी मालती की जिनकी मार्केट में छवि बहुत अच्छी नहीं है। तो इसी विषय को लेकर के मिस्टर राय साहब बहुत परेशान हैं और अपने सभी दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर खन्ना से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि जैसा कि अपेक्षित था मिस्टर खन्ना बहुत पढ़े लिखे और सभ्य दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 2 बालिग लोगों को पूरा हक है अपनी शादी के विषय में निर्णय लेने का और आपको इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो वहां से राय साहब बहुत निराश हो गए। मिस्टर तनखा आए हुए हैं, वो उनसे अपना दुख कह रहे हैं और मिस्टर तनखा भी बड़ी सहानुभूति जता रहे हैं और बहुत अच्छे उनसे बातें कर रहे हैं। तब तक राजा साहब आ जाते हैं। पिछले अध्याय में मैं आपको बता रही हूँ कि राजा साहब आ जाते हैं और वो मिस्टर तनखा को देख के बहुत बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ही विश्वासघाती व्यक्ति है। इसने वो बताते हैं कि राय साहब इसने ही मुझे उकसाया कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूं और इसने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, मेरा बंगला बिक गया, सब कुछ हो गया, और ये जो है घरों में जाकर विभीषण की भूमिका अदा करता है, सबसे लड़ाइयां कराता है। तो अब जाहिर सी बात है कि राजा साहब के उसमें तो उन्हें मिस्टर तनखा को बेइज्जत होना पड़ता है और वो चले जाते हैं और राय साहब से थोड़ी बहुत बातें होती है मिस्टर तनखा के संबंध में। राय साहब और राजा साहब की बात फिर घूम फिर के उस पर आ जाती है जिसको राय साहब बहुत अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं सकती थी। वो जब पूछते हैं कि क्या चल रहा है तो वो बताते हैं राय साहब की मजबूरी है उनकी सच्चाई बताना कि बेटा तो सरोज से विवाह कर चुका है। ये नहीं बताते हैं कि विवाह कर चुका है, वो कहते हैं कि उससे वो करना चाहता है। तो राजा साहब एक बड़ा सनसनीखेज वाक्य देते हैं इसमें, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो उस लड़की को तो हम गायब करवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। ये वाक्य जो है राय साहब के लिए बहुत ज्यादा उनमें जो है जिसको कहना चाहिए कि एक अजीब सा आश्चर्य मिश्रित वो दुख पैदा करता है। दुख इन द सेंस, प्रेमचंद जी ने बड़ा अच्छा लिखा है इसमें कि वो गुफावासी मनुष्य तो दोनों में जीवित है, आदि मानव जो हिंसा में विश्वास रखता है। राय साहब में वो वस्त्रों से ढका हुआ है और राजा साहब में नग्न है कि अगर राह में कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए ये इन प्रकार कुछ भी करना पड़े वो रास्ते से हटाएंगे उसको, और उसमें नैतिकता का और नियम कायदे कानून का, सामाजिकता का कोई हवाला स्वीकार नहीं करेंगे। जब इस पे वाद विवाद होता है, राय साहब कहते हैं कि ये 20वीं सदी है, ये कोई 12वीं सदी नहीं है इस तरीके की बातें की जाए, हम बैठ के कोई मसला हल करेंगे। तो राजा साहब का कहना है कि इस तरीके की चीजें बैठ के हल नहीं होती, इसमें कुछ आर या पार करना पड़ता है। तो फिर बहस होती है और राजा साहब नाराज होकर चले जाते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज इसमें प्रेमचंद जी ने पिछले अध्याय में हमें बताई कि राय साहब का जीवन बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि सुकून से शून्य है। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी बात नहीं मान के और बिना बताए एक ऐसी लड़की से शादी करके ऑलमोस्ट चला ही गया है या जाने वाला है इंग्लैंड, जिसे राय साहब पसंद नहीं करते। उन्होंने बेटी की शादी मीनाक्षी, उनकी बेटी का जिक्र किया है प्रेमचंद जी ने कि मीनाक्षी की शादी उन्होंने दिग्विजय सिंह एक जमींदार से की थी। और प्रेमचंद जी ने लिखा भी है कि जैसे कि साधारण लड़कियां बेजुबान किसी भी निर्णय को मान लेती हैं, जहां शादी कर दी माता पिता ने वहां चली गई, मीनाक्षी भी चली जाती है। वहां जाके पता चलता है कि पति निहायत अय्याश किस्म का चरित्रहीन व्यक्ति है, जिसको पत्नी और घर के अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है। शुरुआत में जैसा कि होता है प्रेमचंद जी ने दिखा है कि निभाती हैं और अपने तरीके निकालती हैं कि भाई कैसे घर में निभाया जाए इन्हीं सब
विद्रूपताओं के बीच में। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो तैश में और रोष में आके मीनाक्षी वहां जाके हमला कर देती हैं, जहां उनके पति दिग्विजय सिंह वेश्याओं से घिरे बैठे हैं और कुछ नाच गाना देख रहे हैं। वहां जाके मीनाक्षी जो है इतनी हिंसक हो जाती है कि कोड़े मारती हैं वो उन वेश्याओं के और उन महिलाओं के जो वहां पे नाच गाना कर रही थी, और बहुत बवाल पैदा कर देती हैं उस सम्मेलन में जाके, और सब भागने लगते हैं। और प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वेश्याएं माफी मांग के, उन्हें किसी तरीके से उनकी प्रशंसा करके माफी मांग के वहां से निकलती हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह और मीनाक्षी जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं सांप छछूंदर हो गए हैं एक दूसरे के लिए, कि वो पीएसओ लेके यानी बॉडीगार्ड लेके घूमती हैं। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो जिस दिन पाएंगे मीनाक्षी को रिवॉल्वर से मार देंगे। तो कुल मिला के प्रेमचंद जी ने इस पर प्रकाश डाला कि इतनी अमीरी, शान और शौकत और जमींदारी लेके भी राय साहब का जीवन बिल्कुल सुकून, राहत और मानसिक शांति जिसे कहना चाहिए उससे शून्य है, वो कुछ भी नहीं है। और राय साहब भी अब उस बिंदु पे आ गए हैं ये सोचने के लिए कि जो मैंने इतना किया, इतने एफर्ट्स लगाए इतना सब जोड़ने के लिए, उसका हासिल क्या हुआ उन्हें? जीवन जो असली जीवन का मर्म है उसमें उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यहां पे खत्म किया था। मिर्जा खुर्शीद का संदर्भ प्रसंग कुछ आज शुरू होने वाला है नया, वो मैं वहां से आपको सुनाती हूँ। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी, और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वो प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर यह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। कितनी अच्छी सूक्ति और पंक्ति, फिर से सुन लीजिए कि यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता? काश वह समय या ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वहीं उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं है, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं है। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के गांव में जब वे कैंप में मलेरिया से ग्रस्त थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी में कितने आत्मसमर्पण से सेवा की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भर के सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से मना कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्लड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनकी दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर से आने का वादा करके कभी पास नहीं गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही नहीं आई भी तो उस समय केवल दया थी, प्रेम नहीं था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उसे उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसकी तह तक पहुंच रही थी। मिर्जा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता वहां पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बिठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा बढ़ चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की कोई जरूरत नहीं होगी। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैं खुदा न जाने क्या ही कर देता।
मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था। उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती है। खींचती है। इस बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक न बदली जाए, इस तरीके की मंडली का कोई फायदा नहीं है। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और कहा कि मैं कहता हूं यह महज रोटी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए महज आटे दाल और फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए एक कार और बंगले की खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत चीजें चाहता है, मगर औरतों के सामने यह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में सामने आता है तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं है, केवल शब्दों का हेरफेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ होता है। गर्म होकर बोले, माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे विषय रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज्यादा उनमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिन के लिए। सभी औरतों में नाट्य की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और ये मान भी लें कि विषय आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़ी न चलेगी, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की गोद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई है। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरीके की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। जब तक यह अनर्थ होने दिया जाए, तब तक कैसे दिल थाम के बैठा जा सकता है? उसकी रोकथाम न की जाए, इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार न होने दिया जाए। क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्या उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अपनी अहिंसा का व्रत खुद न ले ले? दौलत वाले जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं, शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डालने, किले बनवाएं, धर्मशाले मस्जिद खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी ना खराब करें, ये मिर्जा जी नहीं देख सकते। वे रूप के बाजार को ऐसे खाली कर देंगे कि दौलत वालों के शर्फियों पर कोई थूकने वाला भी न मिलेगा। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होती थी, अच्छे शराब पानी पी कर दिलों की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां विषय नहीं है, मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर ही लेती है। मिर्जा भी मेहता की जड़ता पे हंसे, बोले, जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ आपकी दुआ से दुनिया देख ली है, मगर हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे आप आत्मा कहते हैं। असमत, सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह में मिट्टू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, कहिए। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वे दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं मिलती? ज्यादा से ज्यादा सुखी हमदर्दी दे सकता है। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की इतनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजुर्बा नहीं था। आप भी एक दिन खन्ना से मिलाइए, फूलाना समाएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है हमदर्दी। मिर्जा ने अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे उज्र नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी खबर गर्म थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती थी, मुझे भी यही वहम था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा तो देखा वो आसमान पर जा बैठी हैं। उस ऊंचाई तक तो मैं क्या ही पहुंचूंगा। आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाएं। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास जाइएगा जरूर।
जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए थे। नया प्रसंग शुरू किया है। अगली बार जो मैं आपको सुनाऊंगी उसमें मालती और मेहता का जिक्र होने वाला है फिर से। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। बने रहिए रचनावंशी के साथ, विशेषतः प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे 83